अब हम क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करते हैं। सुनिए, ये वाला क्वेश्चन आप बना के देखना, ये वाला क्वेश्चन आसान है, ये बना के देखना। और ये वाला भी क्वेश्चन मैं आपको हिंट दे रहा हूं इसकी, और ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना है। मैं ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूं और ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है? ठीक, पहली बात तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन है, उसको बनाना। समझ में नहीं आए तो रिकॉर्डेड से देखना, और फिर भी समझ में नहीं आए तो अगली लाइव क्लास में मुझसे पूछना, वहां पर मैं बता दूंगा। अभी इसकी हिंट देखिए, फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन, मुझे एक बात बताइए कि आपको दिया क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, ऐसा दिया है। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या, एक है। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब एक है। सबका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि एक का और 8 का लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, आ गया 8। एक का भाग देंगे तो 8 बार, 8 का इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 एक्स स्क्वायर, 16 एक्स स्क्वायर, माइनस 1 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8, और माइनस 8 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना, एलसीएम 1 और 8, आप देखेंगे कि दो संख्या किसी से विभाजित नहीं हो रही, कम से कम दो संख्या विभाजित होना चाहिए, नहीं हो रही तो सबका गुना कर दो तो 8 लघुत्तम आ गया। चलिए ठीक है, लघुत्तम वाली बात खत्म हो गई। यदि आपको यहां पर क्या आएगा ये समझ में नहीं आता तो लघुत्तम लिख दो 8, और इस संख्या का इसमें गुना कर दो, 2 एक्स का वर्ग बटे 1। देखिए कितना हो गया, 16 एक्स का स्क्वायर। इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटे 1, तो क्या हो जाएगा, 8 एक्स हो गया। ऋण है तो ऋण भी आ गया। अगर आपने 1/8 का गुना किया तो 8 से 8 कैंसिल, तो 1 आ गया। देखिए, तो ये भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? अब ध्यान देना, इधर इस 8 का तिरछा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 एक्स का वर्ग ऋण 8 एक्स धन 1 बराबरी से 0 गुणित 8, और 0 में 8 का गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को बना के देखना, नहीं बनेगा तो अगली क्लास में पूछना है। मैंने हिंट दे दी है आपको, सीधा सीधा क्वेश्चन ये बन चुका है। गुणनखंड विधि से आपको इसको हल करके देखना है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन। हम बात कर रहे हैं यहां पर तीसरे क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन। ध्यान देना, इधर मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और बड़े स्मूथ क्वेश्चन बनने वाले हैं, ये याद रखो। और कहीं अगर दिक्कत आती है, चाहे कितना भी बेसिक हो, चाहे कितनी भी छोटी से छोटी बात हो, आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना? कोई भी बात अगर समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, ध्यान देना, इधर बड़ा आसान काम है, बड़ा आसान काम है। क्या आसान काम है कि एक्स का वर्ग का जो गुणांक है ये है, और अचर गुणांक है। पहले घटती हुई घातों में लिख दिया, सबसे पहले पद का गुणांक और अंतिम पद में जो भी है, जो भी संख्या लिखी है, उनका दोनों का गुना कर दो। बड़ा आसान काम है। देखिए, किसका किसका गुना करना है, वर्गमूल 2 का और 5 वर्गमूल 2 का। अरे 5 वर्गमूल 2 का मतलब ये ऐसे ही होता है, 5 वर्गमूल 2 लिखो, चाहे 5 गुणित वर्गमूल 2 लिखो, दोनों का मतलब ये है, दोनों के बीच में गुने का चिन्ह होता है, ठीक है ना? याद रखना। आपको मालूम है वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 कितना होता है, 2। कोई भी संख्या वर्गमूल में 2 बार आती है तो उसका वर्गमूल हट जाता है, गुणित 5, और कितना आ गया, 10। बस 10 आ गया ना। हमने क्या किया, इसका और इसका गुना किया, केवल यही काम किया अभी तक, बस दोनों का गुना किया तो कितना आ गया, 10 आ गया। अब इस 10 के गुणनखंड, 10 को क्या क्या लिखा जा सकता, तो आप बोलेंगे कि 1 गुणित 10 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 2 गुणित 5 भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, बस इतना ही लिख सकते हैं। हाँ, 5 गुणित 2 लिख सकते हो, तो ये तो लिख चुके हैं ना पहले, डबल से लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा, 11, घटाएंगे तो कितना हो गया, 9, दोनों का अंतर कितना हो गया, 9 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 7, और अंतर कितना हुआ तो आप बोलेंगे 3। दोनों को जोड़ो भी, अंतर भी निकालो, तो ऐसा आ गया यहां पर। मुझे एक बात बताओ कि बीच में क्या है आपके पास, तो 7 है। अगर 11 होता तो हम इसका यूज करते, अगर बीच में 9 होता तो भी इसका यूज करते। है क्या बीच में 9, नहीं है?
3 होता तो भी इसका उपयोग करते, और 7 होता तो भी इसका उपयोग करते। क्या है बीच में? 7 है, इसलिए इसका यूज करेंगे, ये तो बेकार हो गया। बीच में कौन है? 7 है, इसलिए इसका यूज करेंगे। देखना बड़ा सिंपल सा मामला है। पहले पद को तो जैसे के वैसे लिख दो, और अंतिम पद को भी जैसे के वैसे लिख दो। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कभी भी नहीं होगा इसमें परिवर्तन, जैसे के वैसे लिखना आपको। आपके पास में क्या आ गया? 2 और 5 आ गया। तो 2 और 5 को आपको यहां पर लिख देना है, दोनों के साथ में 1 से लिख देना है। ये तरीके याद रखना है आपको, और उसकी प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे तो फिर वो दिमाग में बात रहेगी। क्वेश्चन देखा कैसे ब्रेक करना है, इसको फटाफट हो जाएगा काम। अब देखना, मैंने लिख दिया ऐसा। अब क्या करेंगे? दोनों के बीच में ऐसा चिन्ह लगाओ कि ये आ जाए। देखिए 2 और 5 को जोड़ना पड़ेगा, तब तो धन 7 आएगा। हाँ, दोनों के बीच में धन का चिन्ह लगा दिया। कई बच्चे यहां पर ये भी कंफ्यूज होते हैं कि 5 को पहले लिखना है कि 2 को पहले लिखना है। भाई यहां पर तो 2 और 5 है ना, इनमें से किसको पहले लिखे किसको बाद में लिखे? पहले बड़ी संख्या को लिखे कि छोटी संख्या को लिखे? तो कोई भी संख्या को पहले लिखो, किसी भी संख्या को बाद में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इधर 5 है, इधर 2 भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ध्यान देना, इधर हम क्या करते हैं? जोड़ियां बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जोड़ियां बनाते हैं। एक जोड़ी ये हो गई, एक जोड़ी ये हो गई। हमेशा पहली और दूसरी जोड़ी बनाना है, तीसरी और चौथी जोड़ी बनाना है। देखना यहां पर क्या है? वर्गमूल 2 x का वर्ग है, और यहां पर धन 2x है। अब इस बात को समझना, यहां पर वर्गमूल 2 है तो इसमें भी तो 2 छुपा हुआ है। वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 x का वर्ग यानी कि x गुणित x धन, इसको वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 लिख सकते गुणे में, और x। अब आप बोलेंगे कि 2 तो अच्छा खासा था, काय के लिए वर्गमूल 2 में लिखा? यहां पर और यहां पर आपको ढूंढना पड़ेगा कि एक जैसा क्या है। तो 2 के अंदर भी तो वर्गमूल 2 छुपा हुआ है, इसलिए हमने इसको वर्गमूल 2 में तोड़ दिया। अब दोनों में एक जैसा क्या है? तो ये और ये एक जैसा है दोनों में, तो वर्गमूल 2 को तो क्या कर दिया हमने? बाहर निकाल दिया। दोनों में एक से भी एक जैसा है, तो एक से को भी बाहर निकाल दिया। तो क्या बच गया? x धन वर्गमूल 2 बच गया यहां पर, बस। अब देखिए दूसरी जोड़ी लो, 5x धन 5 वर्गमूल 2। मुझे एक बात बताओ कि दोनों में एक जैसा क्या है? तो आप बोलेंगे कि 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो धन 5 को बाहर निकाल दिया। तो क्या बच गया? x। क्या बच गया? प्लस वर्गमूल 2, और बराबर से क्या हो गया? 0 हो गया। कितना आसान काम है ना? आसान काम। याद रखना कि बराबरी का चिन्ह है तो इंप्लाइज ही लगेगा हर स्टेप में। बाया पक्ष और दाया पक्ष जब भी रहेगा, बीच में बराबरी का चिन्ह रहता है, इंप्लाइज लगेगा। और अगर केवल एक ही साइड लेके चल रहे तो बराबरी का चिन्ह लगाया जाता, ऐसा लगाया जाता फिर, है ना? एक ही अगर साइड है तो। चलिए ठीक है। अब देखना, हमेशा याद रखना कि यहां पर और यहां पर एक जैसा ही बचेगा। अगर नहीं बचा तो आप समझ जाओ कि आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी है। फिर चेक करो क्वेश्चन को, या यहां और यहां एक जैसा नहीं आया, मतलब कहीं ना कहीं हमने गड़बड़ की है। यहां एक जैसा है तो दोनों में से बाहर निकाल दो, तो x प्लस √2 हो गया। तो यहां पर बचा हमारे पास में इतना, तो बाहर निकल गया, तो इतना बच गया वर्गमूल 2x। और इसमें से भी इतना बाहर निकल गया, तो ये बच गया +5। कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं भाई, बड़ा सिंपल सा काम है। और इसके बराबर से 0 होगा या इसके बराबर से 0 होगा। हम बोल सकते कि x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, या लिखना है यहां पर, या वर्गमूल 2x धन 5। तथा मत लिखना, उसका भी कारण है, अभी बताऊंगा मैं कारण। ये क्या हो जाएगा? वर्गमूल 2 उधर जाएगा तो ऋण वर्गमूल 2, या वर्गमूल 2x 5 उधर जाएगा तो ऋण 5। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -√2, या x इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका तिरछा गुना होगा। ये गुने में है तो हमेशा तिरछा गुना होता है, तो -5 डिवाइडेड बाय √2। अतः x बराबर से मूल जो हो गए दिए गए समीकरण के मूल बोलते हैं इसको। क्या होगा? x बराबरी से -√2 और -5 डिवाइडेड बाय √2 हो गए। और
ये हो गया इसका आंसर। आ गई बात समझ में? सिंपल काम है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको भी एफर्ट्स करना पड़ेगा, तो आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, फिर आसानी से बना सकते हैं। चलिए ठीक है। हाँ दीपक पाल क्या बोल रहा है? दीपक पाल जल्दी बोलो। सर यहाँ x प्लस √2 बराबर 0 है, √2 x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ सर समझ नहीं आया, एक बार फिर से रिपीट कर ये दीजिए वाला सर। जीरो क्यों हुआ? नहीं, और इसके नीचे जो तोड़े ना, यहाँ से यहाँ गुना करने के लिए। ये इधर गया तो ये माइनस हो गया, हाँ। और 5 उधर गया तो ये हो गया। यस सर। भाई जब भी बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में कोई संख्या जाती है तो चिन्ह बदल जाता है, धन है तो ऋण हो जाता है, ऋण है तो धन हो जाता है। ये धन है तो उधर जाके ऋण हो गया, ये धन है तो उधर जाके ऋण हो गया। और कभी भी गुने वाली संख्या नीचे जाती है, नीचे जाती है हमेशा, गुने यस वाली सर। संख्या हमेशा नीचे जाती है, तो ये नीचे चली गई। अब सोचने वाली बात यह है कि या क्यों लिखा है यहां पर बीच में, या क्यों लिखा है और क्यों नहीं लिखा? देखिए मेरे पास में दो संख्या है, अगर मान लिया जाए मेरे पास में ए है और बी है, मुझे एक बात बताओ कि इसका मान शून्य है। अगर दो संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो ए और बी का मान क्या होगा? तो आप बोल सकते हैं कि या तो ए का मान शून्य होगा, ए का मान शून्य रखेंगे तो बी गुणित शून्य कितना होगा? शून्य हो जाएगा। अगर ए का मान शून्य रखता हूं तो भी ये संतुष्ट करेगा, कहने का मतलब ए की जगह अगर शून्य रखता हूं तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे, होगे कि नहीं होगे? या तो फिर बी के बराबर से शून्य रखता हूं तो भी जीरो हो जाएगा। देखिए यहां पर शून्य रखूंगा तो भी जीरो हो जाएगा ना, बाया पक्ष और दाया पक्ष बराबर हो जाएगा। दोनों में से कुछ भी अगर करूंगा तो शून्य हो जाएगा, इसीलिए या लगाया जाता है। दोनों का मान शून्य होगा तो भी होगा, ठीक है, लेकिन एक शर्त ये भी तो है कि दोनों में से केवल एक मान भी अगर शून्य होगा तो ये संतुष्ट करेगा, इसीलिए या लगाया जाता है। कारण इसका ये। अगला फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं, अब ध्यान देना इधर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मुझे एक बात बताओ कि इसका और इसका गुना करने के लिए बोला था ना मैंने, तो कर दो ना। किसका किसका? 100 का और 1 का, 100 और 1, इसका गुना कर देंगे तो 100 ही आएगा, आएगा कि नहीं? अब जो मैंने तरीका बताया वो तरीका बड़ा है। कैसा बड़ा है? 100 के गुणनखंड करना पड़ेगा, बहुत सारे गुणनखंड आएंगे। अभी तो 100 ही है, 500 आ गया तो फिर और ज्यादा गुणनखंड आ गया, 1000 आ गया तो फिर तो बहुत सारे गुणन, 1 गुणित 500, 1 गुणित 1000, 2 गुणित 500, 3 मतलब कितना ज्यादा करना पड़ेगा? 3 का तो खैर भाग में ही जाएगा 1000 में, तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो हमें टाइम ज्यादा लगेगा। ऐसी स्थिति में अगर बहुत बड़ी संख्या आई तो जो गुणनखंड मैं लिख रहा था ना यहाँ पर, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला काम है, ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए क्या करो, 100 के टुकड़े करो, गुणनखंड करो, 2 से 50 बार, 2 से 25 बार और 5 से 5 बार। ये और आसान काम है। देखिए 100 को क्या लिख सकते हैं आप? 2 गुणित 5 गुणित 5 लिख सकते हैं, नहीं ऐसा? हाँ लिख सकते, हाँ ठीक है। अब देखना, मुझे चाहिए क्या? 20, मुझे चाहिए 20, बीच में क्या चाहिए? 20 चाहिए। अब 20 कैसे आएगा ये देखना हमें। मैं क्या करता हूं, ये दो इसके भाग करता हूं, दो ग्रुप बनाता हूं, दो ग्रुप। इनका दोनों का गुना करेंगे तो 4 आएगा, और इनका दोनों का गुना करेंगे तो 25 आएगा। दोनों का योगफल करेंगे तो 30 हो गया, सॉरी 29 हो गया, और अंतर करेंगे तो 21 हो गया। 29 योग करेंगे तो और अंतर करेंगे तो 21 हो गया। ऐसा है क्या? 29 या 21 है क्या? बीच में नहीं है, ये फेल हो गया, ये काम ये फेल हो गया। अब देखना, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ ऐसा करके देखते हैं हम। 5 दूनी 10 और इसका इसके साथ तो 5 दूनी 10, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आ रहा क्या? हाँ आ रहा ना 20, ये काम हो गया। ऐसे दो ग्रुप बनाना है आपको, इसको इसके साथ रखा है, इसको इसके साथ, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ऐसा हो गया काम। देखिए हो गया।
तो आपको क्या करना है, 10 10 मिल गए तो देखिए 100x का वर्ग 10x 10x दोनों के साथ में x लगा दो +1 = 0। इनके बीच में ऐसे कौन से चिन्ह लगाए कि दोनों जुड़ भी जाए और ऋण का भी चिन्ह आ जाए। देखिए यहां पर क्या है, ऋण 20 है ना, -20 है, ये दोनों जुड़ जाना चाहिए। ऋण और ऋण धन जुड़ गए, लेकिन चिन्ह ऋण का ही आता है, मालूम है ना। ऋण 5 और ऋण 5 कितना होता है, ऋण 10 होता ही नहीं। तो इनके बीच में ऐसे चिन्ह लगाना है कि चिन्ह सहित ये आ जाना चाहिए। तो आ गया, बस हो गया काम अपना। अब देखिए यहां पर हो गया 100, जोड़ियां बनाई हमने, जोड़ियां बनाई, कैसी जोड़ी बनाई, ये दोनों की एक जोड़ी बनाई और ये दोनों की एक जोड़ी बनाई। तो पहली जोड़ी कौन है, x का वर्ग ऋण 10x। मुझे एक बात बताओ कि 100 को 10 गुणित 10 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते ना। 1 से गुणित 1 से लिख सकते हैं इसको, हाँ लिख सकते, ऋण 10x। एक चीज बताओ कि दोनों में एक जैसा क्या है, तो आप बोलेंगे कि 10 दोनों में है, चलिए हटा देता हूं मैं ये 10, और दोनों में x भी है तो इसको भी हटा देता हूं। तो यहां पर क्या बचा, 10x बच गया, माइनस यहां क्या बचा, तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है। अरे गुणित 1 तो है ना, हाँ 1 तो बचा ही है, 1 तो रहेगा ही ना। अब देखिए ये इसका काम हो गया। अब दूसरा ऋण 10x और +1। मुझे एक बात बताओ कि दोनों में एक जैसा क्या है, तो आप बोलोगे कुछ नहीं है। अरे इसमें 10 है तो इसमें नहीं है, 10 है तो इसमें नहीं है, x इसमें है तो इसमें नहीं है, दोनों में एक जैसा कुछ नहीं है। अच्छा, दोनों में एक जैसा कुछ नहीं है, लेकिन पहला वाला जो पद होता है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, ऋण का चिन्ह पहले वाले पद में नहीं आना चाहिए। आ गया तो फिर क्या करेंगे, तो ऋण 10x, ये जो धन चिन्ह है ना, ये दो ऋण मिलके बना हुआ है, बना है ना। क्यों बनाया, हमेशा तो नहीं बनाते, तब बनाना है जब पहला पद ऋण है, तो फिर इस धन को 2 बार ऋण में बदलना है आपको। एक ऋण का चिन्ह इसमें भी है, ऋण का चिन्ह इसमें भी, तो ऋण को बाहर निकाल दिया, तो यहां पर क्या बचा, 10x बचा केवल, और एक ऋण चिन्ह बाहर निकल गया तो ऋण बच गया और 1 बच गया। भाई ये तो बाहर निकल गया, ये बच गया, ये हो गया, और बराबर से 0। मैंने आपको याद होगा हर क्वेश्चन में बताता हूं कि यहां पर और यहां पर एक जैसा आना चाहिए, है एक जैसा आ गया, तो इसको क्या करो, बाहर निकाल दो, इसको क्या कर दो, बाहर निकाल दो। 10x - 1 इसमें भी है, इसमें भी है, बाहर निकाल दिया मैंने। जब ये बाहर निकल गया तो क्या बचा, यहां पर 10x बचा, और माइनस ये बाहर निकल गया तो यहां कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा और बराबर से 0। तो अब हम बोल सकते हैं कि 10x - 1 = 0। इसके बराबर से 0 होगा या इसके बराबर से 0 होगा, या 10x - 1 = 0। ये 1 उस साइड जाएगा तो क्या हो गया, 10x = 1, और 10 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 से बराबर से 1/10, या 10x, ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 से बराबर से क्या हो जाएगा 1/10। मतलब हम यहां पर बोल सकते हैं कि अतः 1 से बराबर से 1/10, मतलब हम बोल सकते हैं कि मूल जो होगे, मूल क्या होगे, 1 से बराबर से 1/10, 1/10 होगे, ऐसा हम यहां पर बोल सकते। या तो ऐसा बोल सकते कि अतः दिए गए वर्ग समीकरण के मूल 1/10 और 1/10 हो गए। समझ में आ गई बात, आसान काम है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम। बाकी के जो 3 क्वेश्चन है उसको बना के देखना, नहीं बनेगे तो अगली क्लास में पूछना, लाइव क्लास में पूछना आप। उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए, समस्याओं को हल कीजिए। आपके पास में उदाहरण में दिए हुए क्वेश्चन है, एक ये वाला है और ये वाला है, ठीक है ना। इसको हल करना है, गुणनखंड विधि से ही करना है, ठीक है। ट्राई करना, नहीं बनेंगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन एक बार कोशिश करना, और जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं, उसमें भी ये सारे क्वेश्चन, हर एक प्रश्न को हल किया है, ठीक है ना, उसकी भी आप मदद ले सकते हैं। चलिए ठीक है, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है मैं आपको फिर बता दूं कि उसमें हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, हर एक उदाहरण हल किया है, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है,
ठीक है ना। और लाइव के भी माध्यम से हम आ रहे हैं, हम इसीलिए आ रहे हैं लाइव के माध्यम से कि अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपके पास है तो आप लाइव क्लास में डायरेक्ट हमसे बात करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आपको प्लस माइनस में दिक्कत जाती रही, मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत जाती तो आप पूछो, तब बताऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि लाइव के माध्यम से मैंने बिल्कुल एकदम बेसिक वाली चीजें बताई थी, जोड़ घटाना, गुना भाग, लघुत्तम लेना, महत्तम समापवर्त लेना, ये सारी चीजें हमने डिस्कशन किया था, ठीक है ना। चलिए अब वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास में। मैं आपको बता दूं कि जो पारिभाषिक प्रश्न है, थ्योरी वाले क्वेश्चन है ना, वो उसको हल करने का तरीका क्या होता है, बड़ा आसान काम है। कैसा? आपको दो चीजें दी जाती है, एक पहली और दूसरी, और यहां पर या तो दो चीजें पूछी जाएगी या तो कभी कभी एक ही बात पूछी जाती है, ठीक है। बात क्लियर हो गई? बस कोई भी प्रश्न दिखे तो आपको ऐसा ही दिखेगा, मतलब एक कथन और दूसरा कथन, दो कथन रहेंगे और दो बातें आपसे पूछी जाएगी। प्रश्न की शुरुआत यही से होती है, जो चीज पूछी जाती है उसी को माना जाता है। और जब भी हम वर्ग समीकरण का प्रश्न करते हैं तो पूछी तो दो चीजें है, लेकिन आपको एक ही चीज मानना है, दो को नहीं मान सकते आप, एक्स और वाई दो चर नहीं मान सकते, केवल एक ही चर मानना है। वर्ग समीकरण एक चरों के लिए है हमारे पास, तो केवल एक चर मान सकते, आप दो चीजें नहीं मान सकते, बस ये बात याद रखो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब दो चीजें पूछी है आपसे तो दो क्यों नहीं मानना है भाई? एक मानना है, एक चीज मानना है। जैसे मान लिया कि ये क्या है, एक्स है, ये क्या है, एक्स है, तो दूसरी आपको बात ऑटोमेटिक पता चलेगी इस आधार पर, इस आधार पर बात पता चलेगी या इसके आधार पर पता चलेगी। देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, इस प्रश्न को समझ लो आप। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए भैया, दो चीजें पूछी है, मैंने क्या बोला, दो चीजें पूछी, लेकिन दो आप माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, ऐसा नहीं मान सकते। वर्ग समीकरण में केवल एक ही संख्या को मानना है, मतलब x और y नहीं मान सकते। आपको क्या करना है, केवल एक ही संख्या मानना है। जिनका योगफल 27 हो, एक कथन दे दिया, और उनका गुणनफल 182 हो। दिए कि नहीं दो कथन, एक कथन और एक कथन, दो कथन दिए। चलिए ठीक है, अब देखना मैंने क्या बोला कि आपको केवल एक ही संख्या मानना है, तो माना पहली संख्या, पहली संख्या कौन सी है भाई, एक्स है। बस देखना कितना आसान काम है, दोनों नहीं मानना, एक को मान लिया मैंने, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब देखना, ध्यान देना इधर, आपको क्या बोला है, जिनका योग। देखिए दो संख्या है ना, एक तो संख्या एक्स है और दूसरी संख्या और कुछ ना कुछ होगी कि नहीं होगी, हाँ होगी। आपको क्या बोला है, जिनका योग, मतलब दो संख्याओं का योग कितना, इसका और इसका योगफल कितना है, 27 है कि नहीं, है कि नहीं 27, हाँ है 27। तो पहली संख्या एक्स है और दूसरी संख्या पता नहीं क्या है, तो और दोनों का योगफल कितना है, 27 है। अगर मैं इसको उधर की ओर ले जाऊं तो ये अपनी जगह पर रहेगा दूसरी संख्या, और ये क्या हो जाएगा, 27 ऋण एक्स। मुझे एक बात बताओ कि आपको दूसरी संख्या पता चल गई ना कि 27 ऋण एक्स है कि नहीं है, यही तो गणित का कमाल है, ठीक है। आपने एक ही माना, दूसरी संख्या ऑटोमेटिक पता चल गई। मतलब हम बोल सकते हैं कि तब दूसरी संख्या क्या होगी, 27 ऋण एक्स, 27 ऋण एक्स होगी। आ गई बात समझ में? काम हो गया अपना, ये वाला भी हो गया, मान लिया, और एक कथन भी खत्म हो गया अपना। अब केवल एक कथन बचा, एक कथन बचा है बस। अब देखिए, मतलब प्रश्न को मैंने यहां से पढ़ा, ये खत्म हो गया, ये पहली लाइन में, और दूसरी लाइन में ये वाला खत्म हो गया, केवल इतना सा बचा है। और उनका गुणनफल 182 है, किसका, दोनों संख्याओं का, जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या, दोनों का गुणनफल कितना है, 182 है। तब प्रश्नानुसार
अब देखिए कितना मजेदार काम हो गया। दोनों का गुणनफल भैया, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का अगर गुणनफल किया जाए तो 182 होता है। आप बोलेंगे कि सर इसको ऐसा क्यों नहीं लिखा, इसका अर्थ अलग है। इसका अर्थ यह है कि 1 का और 27 का गुना करना है और उसमें से 1 को घटाना है। ऐसा थोड़ी कब बोला आपसे, आपसे बोला कि जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या ये वाली, इनका दोनों का गुना करना है, इसलिए कोष्टक लगाना जरूरी है। अगर कोष्टक नहीं लगाए तो गलत हो जाएगा, इसकी मीनिंग बदल जाएगी, इसका अर्थ बदल जाएगा, याद रखो। अब देखिए 1 का गुना इसमें भी होगा तो आप बोलेंगे कि 27 1 हो गया, सॉरी 27 1 हो गया, हाँ हो गया। 1 का गुना इसमें भी करेंगे तो 1 स्क्वायर हो गया, बराबर से 182। और ये दोनों संख्याएं उधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि 1 का वर्ग उधर जाएगा तो ये ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ये ऋणात्मक धनात्मक है तो उधर जाके ऋणात्मक हो जाएगा और 182 तो उधर ही है और बराबर से 0। आप बोलेंगे समझ में नहीं आया। फिर से देखो, सिंपल सा काम है कि 1 का वर्ग, देखिए बराबरी का चिन्ह लगा दिया मैंने, 182 पहले से लिखा है इधर, ये इधर गया तो क्या हो गया, धन 1 का वर्ग, और ये इधर जाएगा तो ऋण, चिन्ह बदल जाता है, आपको मालूम है पक्ष बदलता है तो चिन्ह बदल जाता है। अब इधर क्या बचा, तो कुछ नहीं बचा भैया। मैंने इस बात को पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है, उससे क्या फर्क पड़ रहा। 3 बराबरी से 2 धन 1 होता है, ऐसा लिखो, चाहे 2 धन 1 बराबर से 3 होता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर, चलिए ठीक है, इतनी बात आ गई। अब देखना वही गुणनखंड विधि क्या किया जाता है, क्या किया जाता है। तो आपको मालूम है कि इसका गुणांक कौन है, 1 है, और अचर गुणांक कौन है, 182 है। दोनों का गुना करो तो आप बोलेंगे कि 182 तो आएगा, आएगा कि नहीं, 1 का तो किसी में भी गुना किया जाए तो उतना ही आता है। अच्छा ठीक है, आ गया भाई। अब 182 बड़ी संख्या है, 1 गुणित 182 लिख सकते हैं, 2 गुणित 91 लिख सकते हैं, 3 गुणित क्या क्या लिख सकते हैं पता नहीं, 4 गुणित 5 गुणित 6 गुणित, बहुत ज्यादा माथापच्ची करना पड़ेगा। 2 टुकड़े करना है अपने को, 2 टुकड़े करना है, 27 आना चाहिए दोनों टुकड़ों को मिलाकर। इसको क्या करिए, 182 को गुणनखंड करिए, 2 से भाग दे रहा तो 9 बार, 1 बार, और 3 से 3 तिया 9, 3 से भाग नहीं जाएगा, डायरेक्ट 7 से जाएगा तो 7 का 7, 7 तिया 21। 182 को क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते 2 गुणित 7 गुणित 13। बढ़िया काम हो गया। इसके 2 टुकड़े बनाओ, बना देते हम, किसको किसके साथ रखेंगे तो हमें नहीं मालूम, बना के देखेंगे, काम नहीं होगा तो फिर से बनाएंगे। मैं क्या करता हूं, इसको और इसको साथ में रखता हूं, यहां पर 2 हो गया, 7 तिया 21 सर, 7 और 2 9 91, एक ऐसा कर दिया, इनको ऐसा कर दिया। मुझे एक बात बताओ कि दोनों को जोड़ेंगे तो बीच वाली संख्या आ रही क्या, नहीं आ रही, घटाएंगे तो आ रही क्या, नहीं आ रही, मतलब ऐसा ग्रुप बनाना हमारा फेल हो गया। ऐसा ग्रुप बनाते, दोनों को एक साथ रखते तो 14 हो गया, और ये कितना हो गया, 13 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो बीच वाली संख्या आ रही क्या, तो आ रही, घटाएंगे तो आ रही क्या, नहीं आ रही, जोड़ने पर तो आ रही ना कभी आना चाहिए। हाँ तो काम हो गया ना अपना। तो ये वाला भी तरीका अच्छा आसान होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करो, मैंने 1 स्क्वायर जैसे के वैसे रख दिया पहला पद, और अंतिम पद भी जैसे के वैसे रख दिया, और बराबर से 0। आपको क्या करना है, ये दोनों को लिख देना है, किसको किसको, 14 और 13 को। किसको पहले लिखेंगे, तो आपकी जो मर्जी है उसको पहले लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है। 14 और 13 को लिख दिया, दोनों के साथ में 1 लगा दो, इसके भी साथ में 1 लगा दो, ये तरीका होता है, ये याद रखना है तरीका, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में रहेगी बातें, ठीक है। चलिए इतनी बातें हो गई। दोनों क्या होना चाहिए, जुड़ना चाहिए, तो या तो दोनों के सामने प्लस लगाओ,
दोनों अगर जुड़ेगी तो कितना हो गया, धन 27x हुआ, जबकि आपको क्या चाहिए, ऋण 27x चाहिए। तो जोड़ने से काम नहीं चलेगा, क्या करना पड़ेगा, ऋण लगाना पड़ेगा। आपको मालूम है कि ऋण और ऋण ऋण ही होता है, और दो बार ऋण आते तो दोनों जुड़ भी आते हैं। तो कितना हो गया, ऋण 27x। देखिए चिन्ह सहित आ गया, ऐसा होता है। चिन्ह को सोच समझ के लगाना है कि ऐसे चिन्ह लगाना है कि ये आ जाना चाहिए आपका, ऐसा। अब देखना, जोड़ियां बनाएंगे, जोड़ियां बनाएंगे भैया। इसकी एक जोड़ी बन गई, एक जोड़ी इधर की बन गई, और जोड़ियां मैं इधर लिख रहा हूं अलग से, x का वर्ग ऋण 14x। मुझे एक बात बताओ कि इसमें और इसमें क्या एक जैसा है। तो आप बोलेंगे कि x का वर्ग मतलब x गुणित x, और 14x। अरे इसमें भी x है, इसमें भी x है, ठीक है। तो x को क्या कर देते हैं, हम बाहर निकाल देते हैं। चलो निकाल दिया बाहर, तो फिर अंदर क्या बच गया भाई, 1 ऋण 14 बच गया। हाँ बच गया 14, 1 ऋण 14 बच गया। चलिए ठीक है, अब दूसरा देखते हैं हम, ऋण 13x और धन 182। मुझे एक बात बताओ कि ये ऋण 13x है और धन क्या है, 182 है। 182 में 13 छुपा हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे 13 गुणित 14 182 होता कि नहीं? हाँ होता ना। इसको 13 गुणित 14 लिख दिया हमने। क्यों? अरे यहां 13 है तो ये ढूंढना पड़ेगा कि इसमें 13 है क्या। हाँ है ना 13, दोनों का गुना करेंगे कितना होता है। और कहां से पता चला, तो यहीं पर तो किया था हमने काम, ये हो गया। याद रखना कि जो पहला पद होता है, जोड़ी का पहला पद होता है, वो अगर ऋणात्मक है ना, अगर ऋणात्मक है तो इस धन को, बीच वाले धन को 2 ऋण में बदल दो। भाई 2 ऋण का मतलब क्या होता है, धन ही होता है। अब आप बोलेंगे कि क्यों बदल दिया, हमें कैसे पता चलेगा। पहले पद में अगर ऋण का चिन्ह है तो ये बीच वाले में धन को 2 बार ऋण में बदल दो। अब देखिए दोनों में एक जैसा क्या क्या है, तो आप बोलेंगे कि इसमें भी ऋण का चिन्ह है, इसमें भी ऋण का चिन्ह है, तो ऋण बाहर निकल गया। इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो 13 को भी बाहर निकाल दिया। कितना आसान काम है। तो अब क्या बचा यहां पर, तो केवल x बचा और ऋण 14 बच गया, और बराबर से कितना हो गया, 0 हो गया। दोनों में से फिर x माइनस 14 कॉमन निकलेगा, x माइनस 14 कॉमन निकलेगा। इसमें भी x माइनस 14 है, x माइनस 14 है, तो क्या बचा, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अरे भाई x माइनस, मैंने आपको फिर बता दूं कि यहां पर और यहां पर हमेशा एक जैसा बचता है। अगर नहीं बचा तो आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं हमारी गलती हुई, इसको चेक करो। देखिए 1 से ऋण 14 बाहर निकल गया तो क्या बचा x, और 1 से ऋण 14 बाहर निकल गया तो ऋण 13। बस हो गया काम। मतलब हम अब यहां पर बोल सकते हैं, हम यहां पर बोल सकते हैं कि 1 से ऋण 14 14 बराबर से 0, या x ऋण 13 बराबर से 0। ये हो गया भाई। ये 13 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 से बराबर से 14, या 1 से बराबर से 13। अतः अतः संख्याएं क्या है, संख्याएं कितनी होगी, 14 और 13 होगी। समझ में आई बात। देखना x का मान अगर मैं यहां पर 14 रखता हूं तो 27 में से 14 घटाएंगे तो 13 ही आएगा, और 13 रखता हूं तो भी 14 आएगा। कहने का मतलब 13 और 14 होगी। नहीं आई बात समझ में, मैंने आखिरी में क्या बोल दिया ऐसा। पहली संख्या क्या थी आपकी, 1 थी, ठीक। चलिए ठीक है, तो मान लिया जाए 1 से बराबर से कितना हो गया, 14 हो गया। दूसरी संख्या क्या थी, 27 ऋण 1 थी। 27 ऋण 14 अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 13, ऐसा बोल सकते। अगर मान लिया जाए कि पहली संख्या 13 है तो इसमें से 13 घटा दो तो दूसरी संख्या 14 हो जाएगी। उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, इससे कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो संख्या है वो कितनी है, 13 और 14 होगी। ऐसा हम यहां पर बोल सकते हैं। ये आंसर है। आसान काम है ना।
थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। भाई क्या होता है कि जो चीज अगर नहीं बनती है उसको और जिद से पढ़ो, एक बार, दो बार, तीन बार। मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लिया जाए इस क्वेश्चन में दिक्कत है ना, एक बार देखो, दो बार कब समझ में नहीं आएगा भाई, चार बार देखो ना, क्या कौन मना कर रहा है उसको। लगने दो, टाइम लगने दो, जिद से पढ़ो, मैं समझ के ही रहूंगा। तो फिर ये अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो फिर अगला क्वेश्चन ऑटोमेटिक समझ में आएगा। आई ना बात समझ में? और आपने अगर इग्नोर, अरे सर ये भी गया मेरा क्वेश्चन, दूसरा भी गया, तीसरा भी गया, चौथा भी गया, अब ये तो समझ में नहीं आएगा, तो फिर नहीं आएगा समझ में। पहला क्वेश्चन ही उसको समझो, समझो। एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, फिर भी नहीं आ रहा तो बेसिक देखो आप। इसका बेसिक जो है, मैंने पूरा बेसिक एक एक चीज कराई है, ठीक है ना, उस बेसिक को देखो और फिर आगे बढ़ो। कैसे नहीं आएगा भाई समझ में, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब ध्यान देना इधर, दो क्रमागत, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रमागत का मतलब होता है लगातार, लगातार यानी कि सतत। ये सब पर्यायवाची शब्द है, सतत, लगातार। क्रमागत बोलो चाहे लगातार बोलो चाहे सतत बोलो। देखिए आपको क्या बोला, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते, देखिए पूर्णांक क्या होते, बताइए मुझे। पूर्णांक, पूर्णांक होते 0, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, और -1, -2, -3 डैश डैश डैश, ये होते भैया पूर्णांक। अगर केवल पूर्णांक बोला जाता, कि नहीं केवल पूर्णांक बोला जाता, तो ये सब होते पूर्णांक। दिमाग में पिक्चर होना चाहिए कि पूर्णांक मतलब क्या। लेकिन कैसे पूर्णांक बोला है? धनात्मक पूर्णांक बोला है, धनात्मक। धनात्मक का मतलब हो गए ये वाले। आई बात समझ में? इसको छोड़ दो, अब छोड़ दो। धनात्मक का मतलब ये है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब क्या है? लगातार। ये वाले लगातार है कि नहीं है? हाँ है ना लगातार। अच्छा ये वाले है क्या लगातार? हाँ ये भी लगातार है। इसके बाद अगर 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, डैश 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 कंटिन्यू, ये भी लगातार है। कोई भी दो लगातार, कोई भी दो लगातार। अभी नहीं मालूम कि कौन से लगातार की बात कर रहे हैं। अच्छा कौन से लगातार की बात कर रहे हैं? तो जो नहीं मालूम उसको मान लो ना। मान लिया जाए कि पहला पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कौन है? x है। अरे आपको मालूम है कि पहला पूर्णांक 5 है कि 6 है कि 7 है? नहीं मालूम। हाँ लेकिन लगातार है। लगातार में क्या होता है? केवल एक का अंतर होता है, याद रखना। 5 की अपेक्षा 6 कितना बड़ा है? 1। 2 की अपेक्षा 3 कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। 3 की अपेक्षा 4 1 से बड़ा है। तो ऐसा ऐसा एक एक जोड़ते हैं तब अगला पूर्णांक आता है। देखिए अगर पहला धनात्मक पूर्णांक 1 है तो अगला धनात्मक पूर्णांक कौन होगा? 1 धन 1 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं? अब देखिए बस मीनिंग क्लियर रहना चाहिए। बातें बड़ी छोटी छोटी सी है, लेकिन छोटी सी बात क्या करती है? बड़े बड़े क्वेश्चन को गलत कर देती है। तो बारीकी से पढ़ो, बारीकी से पढ़ो, ठीक है ना। अब ध्यान देना इधर, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। भैया हमने मान लिया कि जो दो क्रमागत पूर्णांक क्या है? ये और ये है। तो हम यहां पर मान लेते हैं उसी बात को। माना दो क्रमागत, क्रमागत, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? तो आप बोलेंगे कि एक तो x है तथा दूसरा कौन है? x धन 1 है। ऐसा हमने यहां पर मान लिया। अपने मर्जी से तो कुछ काम करना ही नहीं है अपने को। जैसा जैसा प्रश्न बोलता है वैसा वैसा अपने को काम करते हुए चलना है आगे। अब देखना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, यहां तक हमने प्रश्न को हल कर दिया। कट भी कर देता हूं, आपको नहीं काटना है, केवल समझने के लिए कट कर रहे हैं हम। जिनके वर्गों का योग 365 है। अरे यार सिंपल सिंपल सा काम है, जैसा बोल रहे हो वैसा कर लो ना भाई। दो संख्याएं ये है, उनके वर्गों का योगफल, पहले क्या बोला? वर्गों का। इसका भी वर्ग कर दो, चलो कर दिया। और ये जो है इसका भी वर्ग कर दो, ये कर दिया। इनके वर्गों का योगफल बोला है तो योगफल भी कर दो।
योगफल कितना है, मतलब बराबरी से कितना है 365। बस हो गई बात खत्म। बस ये बात लिख दो यहां पर प्रश्नानुसार। बस प्रश्नानुसार x का वर्ग धन x धन 1 का वर्ग बराबरी से 365। भाई पहला पूर्णांक इतना था, दूसरा पूर्णांक इतना था, क्रमागत बोला इसलिए एक को जोड़ दिया। इसका भी वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कर दो, दोनों को जोड़ दो, 365 होता है। कहा हमने अपनी मर्जी से काम किया, जैसा जैसा प्रश्न बोल रहा वही काम हम यहां पर करते जा रहे हैं बस। अब देखिए हमें भैया हमें मालूम है कि a धन b का वर्ग, ये सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है। a धन b का वर्ग क्या होता है, इसका भी वर्ग कर दो और इसका भी वर्ग कर दो, और जितनी भी चीजें दिख रही सबको लिख दो। धन दिख रहा तो धन लगा दो, 2ab, ये सूत्र होता है। a धन b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, और जितनी भी चीजें दिख रही सबको लिख दो, प्लस 2ab। बस हो गया ये सूत्र। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका भी वर्ग कर दो और 2ab, जितनी भी चीजें दिख रही उसको लिख दो, और इसका भी वर्ग कर दो। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। आप बोलेंगे कि आपने इसको पहले क्यों लिख दिया, इसको बाद में क्यों लिखा, तो उससे क्या फर्क पड़ रहेगा भाई, इसको पहले लिख दो, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं हम। हाँ देखिए x का वर्ग और x का वर्ग, भाई एक आम और एक आम कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि 2 आम होते हैं, 2 आम होते हैं, ये बड़े आसानी से बता दिया। यहां और यहां एक जैसा है इसीलिए तो आपने जोड़ दिया। तो सेम यही गणित में भी नियम होता है, यहां और यहां एक जैसा है, एक x का वर्ग और एक x का वर्ग, 2x का वर्ग होता है। धन 2x हो गया, धन 1 का वर्ग एक ही होगा, 364 इधर से आएगा तो 365 इधर चला गया और बराबर से 0। 2x का स्क्वायर ये हो गया, 2x हो गया, 1 हो गया, और ये इधर आया तो उधर से इधर आएगा तो धन है तो ऋण हो गया, ठीक है। अब देखिए 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, बड़ा प्रश्न हो गया, बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे रही है। ये बात याद रखो कि भाई इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी तो 2 है, हाँ है ना 2, तो 2 से भाग दे दो, 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग देने पर, ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, भाग देंगे। इसको भी 2 से भाग देंगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा तो x स्क्वायर, यहां से भी 2 खत्म हो जाएगा तो x, और ऋण 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4 बराबर से 0। मतलब ये ऐसा समझ लो आपकी 2x का वर्ग धन 2x धन ऋण 364, पूरे में 2 का भाग दिया, इसका मतलब इसके भी बटे में 2, इसके भी बटे में 2, इसके भी बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4, ये हो गया। आई ना बात समझ में। ऐसा करने से नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ी सी गणना ज्यादा करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। ये आसान है, छोटा क्वेश्चन है। अब क्या बताया मैंने, 1 से स्क्वायर का गुणांक कौन है, 1 है, हाँ है। अचर गुणांक कौन है, 182 है, हाँ है 182, और दोनों का गुणा किया तो 182 ही हो रहा है, ठीक है। 182 के गुणनखंड करो तो 2 से भाग जाएगा तो 9 91 बार, और 7 से भाग जाएगा तो 7 तक का 7, 7 या 21, तो ये हो गया 2 गुणित 7 गुणित 13, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि 182 को ऐसा लिख सकते कि नहीं, हाँ लिख सकते ना। अब 2 ग्रुप बनाओ इसके, इसको और इसको साथ में रखा तो कितना हो गया, 7 दूनी 14, और ये कितना हो गया, 13 हो गया। मुझे एक बात बताओ कि दोनों को जोड़ने पर 1 आ रहा क्या, यहां पर 1 है x के साथ में, आ रहा क्या,
अच्छा घटाने पर आ रहा क्या? हाँ आ रहा ना, घटाने पर 1 आ रहा, काम हो गया अपना। देखिए x का वर्ग धन, अभी चिन्ह मत लगाओ, और ऋण 182, जैसे कि वैसे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, केवल ये जो दो आए ना 14 और 13, इनको लिखो। पहले किसको लिखो? 13 को या 14 को, तो किसी को भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं है। मैंने लिखा 14x और 13x। मुझे एक बात बताओ कि घटाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ घटाना पड़ेगा ना। 14 में से 13 घटाया तो क्या हो गया? 1 से हुआ कि नहीं? हाँ हुआ, तो इसके सामने धन लगेगा। बड़ी संख्या के सामने धन, छोटी संख्या के सामने ऋण, ताकि घट भी जाए, संख्या धनात्मक भी आ जाए, ऐसा। तो अब देखिए आपने देखा कि भाई ये दोनों में क्या एक जैसा है, तो आप बोलेंगे कि एक से एक जैसा है, एक से एक जैसा है, तो क्या बचा? 1 से ऋण धन 14 बच गया। आई बात समझ में? दोनों में से 1 से बाहर निकल गया, तो या 1 से बच गया या 14 बच गया। इसमें भी ऋण है और इसमें भी ऋण है, तो ऋण बाहर निकल गया और 13 भी बाहर निकल जाएगा। 13 इसमें भी है, 13 गुणित 14 182 होता कि नहीं? तो 13 बाहर निकल गया, तो 1 से धन 14 बच गया। अरे 182 के अंदर 13 गुणित 14 है, 13 बाहर निकल गया, 14 अंदर रह गया, ऐसा। दोनों जगह एक जैसा आया, हमेशा आना ही चाहिए, अगर नहीं आया तो गड़बड़ है भैया, आना ही आना चाहिए। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि x धन 14 बाहर निकल गया, तो आपके पास अंदर रह गया 1 से ऋण 13 बराबर से 0। ठीक है, तो हम यहां पर बोल सकते कि 1 धन 14 बराबर से 0 या 1 से ऋण 13 बराबर से 0, बिल्कुल सही बात है। ये 14 इधर जाएगा, तो 1 बराबर से ऋण 14 या 1 बराबर से 13। बड़ी अजीब सी बात हो गई भाई। क्या अजीब सी बात हो गई? क्या अजीब सी बात हो गई? आपको बोला है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। धनात्मक पूर्णांक, ये ऋण में आ गया, अरे धनात्मक आ गया, तो गड़बड़ हो गई बात। ये संभव है क्या? ऋणात्मक पूछा है क्या आपसे? नहीं। तो हम यहां पर बोल सकते कि यहां x का मान ऋण 14 नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है? ऋणात्मक पूर्णांक है। ये क्या है? ऋणात्मक है भैया, ऋणात्मक पूर्णांक है। आपको बोला है कि x का मान धनात्मक होना चाहिए, प्रश्न में स्पष्ट बोला है, तो ऋणात्मक क्यों आ गया? आ गया तो आने दो ना, लेकिन उसको अपने को लेना नहीं है, अब सुधार करना है। देखिए तब क्या होगा? 1 से बराबर से कितना होगा? 13 होगा, तथा 1 से धन 1। देखिए पहला पूर्णांक कौन था? x माना था, और दूसरा क्या था? 1 से धन 1 था। हाँ था, बराबर से कितना हो जाएगा? x का मान 13 रखा मैंने, और धन 1 बराबर से कितना हो गया? 14 हो गया। हाँ 14 हो सकता है। अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो गए? 13 तथा 14 हो गए। आई बात समझ में? ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत होगी तो हैंड रेज कर देना। बहुत ज्यादा समय दे दिया हमने इस क्वेश्चन को, और फिर भी अभी भी कोई अगर समस्या है तो आप बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। हैंड रेज कर लेना, बात हो जाएगी और आप बता देना। ठीक है ना, कि सर ये समझ में अभी भी नहीं आई बात, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी नहीं आएगी, 4 बार समझ में नहीं आएगी, 4 बार समझेंगे, टेंशन मत लेना आप। लेकिन समझना पूरा है, प्रैक्टिस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं। आई बात समझ में? अगर आप खुद बना के देखते हैं तो ही आप समझना कि क्वेश्चन बन गया। मैंने समझाया, समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है। और अब तो हम डायरेक्ट एग्जाम में करेंगे, कभी नहीं बनेगा। ठीक है ना, कभी नहीं बनेगा भैया, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी।
होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखना कितना मजेदार क्वेश्चन है ये। क्या बोला है, क्या बोला है जरा मुझे बताओ। यहां पर बोला है कि एक समकोण त्रिभुज, भैया समकोण त्रिभुज बोला है तो समकोण त्रिभुज बना देते हम, पहले तो काम यही करते। समकोण त्रिभुज बोला है तो समकोण त्रिभुज बना देता हूं मैं। आई बात समझ में। एक समकोण त्रिभुज बोला तो बना दिया भैया, समकोण त्रिभुज बना दिया। अगर आपको लगता है कि इसका नाम भी दे देना चाहिए तो नाम भी दे देता हूं मैं, ए बी और सी दे दिया। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। कितना मजेदार क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन दिया है। करेंगे कैसा, जो जो चीज समझ में आ रही है वैसा उतना तो कर ही लो, पहले जितनी बातें समझ में आ रही उतना करते हुए चलो। एक समकोण त्रिभुज, तो यहां तक तो काम कर दिया मैंने, कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार की अपेक्षा 7 सेंटीमीटर कम है। पता नहीं यार आधार कितना होगा, ये आधार मान लिया जाए, जितना भी आधार होगा उससे 7 सेंटीमीटर कम है भैया। ये क्या है, लंब है। लंब मतलब ऊंचाई, ये क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई बोल दो इसको। ठीक है, ये क्या है, ऊंचाई है। इसकी अपेक्षा कम है 7 सेंटीमीटर। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, ये तो पूरा क्लियर क्लियर दिया है, 13 सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब ये भी काम हो गया आपका। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। मुझे एक बात बताओ, आधार आपको मालूम है क्या? नहीं। और आपको मैंने बताया था ना कि भाई प्रश्न है ना, इसमें कुछ पूछा है ना आपसे, आधार नहीं मालूम तो मान लो ना, मान लो कि भैया ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसकी अपेक्षा 7 सेंटीमीटर ये छोटा है कि नहीं? हाँ है ना, छोटा। ये अगर 1 से है तो ये 1 से ऋण 7 होगा कि नहीं होगा? हाँ, 1 से ऋण 7 सेंटीमीटर होगा। कैसे पता? प्रश्न में बोला है ना। अब और एक बार पढ़ के देख लो चाहो तो। एक समकोण त्रिभुज बनाया, इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। देखिए ये 1 से है तो ये क्या हो जाएगा, 1 से ऋण 7 हो जाएगा, और कर्ण 13 सेंटीमीटर है। तो अब इसकी भुजाएं, अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। इसका 1 का भी मान ज्ञात करना है, 1 से ऋण 7 का भी मान ज्ञात करना है, ऐसा। तो हम क्या करते, यहां पर मान लेते, माना। प्रश्न की शुरुआत ही वहां से करेंगे जो क्या है, पूछा गया है। क्या बोला है भैया, आधार नहीं मालूम था हमें, तो माना समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का आधार कितना है, बराबर से कितना है, आधार कौन सा है, आधार BC बराबर से कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तब लंब यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, AB है ना, AB बराबर से 1 से ऋण 7 सेंटीमीटर होगी। ये जितना भी है उससे 7 सेंटीमीटर कम। तथा कर्ण, कर्ण कितना होगा, AC बराबर से 13 सेंटीमीटर होगा। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। याद रखो समकोण त्रिभुज है, इसकी अगर दो भुजाएं दी है तो, और तीसरी भुजा ज्ञात करना है, हमेशा पाइथागोरस प्रमेय, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर दो भुजा दी है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, पाइथागोरस प्रमेय, इसके अलावा कुछ लगाना ही नहीं है आपको, चाहे कोई भी चैप्टर हो। पहली बात, अगर एक भुजा दी है और दो भुजा और स्पष्ट रूप से दी है, 1 से तो 1 से ऋण 7, तो भी पाइथागोरस प्रमेय। आई बात समझ में? त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, दो भुजाएं दी है,
तीसरी ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय। अगर एक भुजा दिए, दो अस्पष्ट रूप से भुजा दिए तो भी पाइथागोरस प्रमेय। देखिए ना, अस्पष्ट रूप से दी है ये भुजा, दी तो है, कुछ ना कुछ संबंध दिया है दोनों के बीच में, पाइथागोरस प्रमेय। और ये क्या होता है? आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, लंब या ऊंचाई बोल सकते हैं हम, ऊंचाई का वर्ग बराबर से क्या होता है? कर्ण का वर्ग। याद रखना, कर्ण का वर्ग, याद रखना ये बात। समकोण त्रिभुज में छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल अन्य भुजा के बराबर होता है। कई प्रकार से बोल सकते हैं हम, अन्य लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर से कर्ण का वर्ग होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कई तरीके से बोल सकते हैं, अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, देखिए, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये हो गया। आधार कितना दिया है भाई? तो आप बोलेंगे 1 का वर्ग हो गया, और 1 ऋण 7 का वर्ग हो गया, और बराबर से कर्ण का वर्ग है तो 13 का वर्ग हो गया। अब देखिए, 1 का वर्ग धन, आपको मालूम होना चाहिए कि ए ऋण बी पूरे का वर्ग क्या होता है, तो ए का वर्ग लिख दो, ऋण 2ab धन बी का वर्ग लिख दो, इसका वर्ग लिख दो, इसका वर्ग लिख दो, और जितनी भी चीजें दिख रही है उसको लिख दो। देखिए, ऋण 2ab ऐसा, ठीक है। तो देखिए, इसका भी वर्ग कर दिया, ऋण सबको लिख दिया, 2 गुणित 7 गुणित x, और धन 7 का भी वर्ग कर दिया, और बराबर से 13 का वर्ग 169। अब देखिए, 1 का वर्ग धन 1 का वर्ग ऋण 14x धन 49, और ये इधर जाएगा तो -169, और बराबर से 0। आई बात समझ में? कुछ नहीं किया मैंने, ये जैसे कि वैसे, ये जैसे कि वैसे, 7 दूनी 14 और 7 ही 49, और ये उधर से इधर आया तो ऋणात्मक हो गया। अब देखिए, 1 का वर्ग और 1 का वर्ग, 2x का वर्ग, बहुत बढ़िया, ऋण 14x, ठीक है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटेगी तो घट तो जाएगी, लेकिन चिन्ह ऋणात्मक आएगा। 9 में से 9 गया तो 0, 6 में से 4 गया तो 2, और ये बच गया 1, और बराबर से 0। देखिए, इसमें भी 2 छुपा हुआ है, इसमें भी 2 छुपा हुआ है, इसमें भी 2 छुपा हुआ है, सब में ऐसा कॉमन है, तो भाग दे दो 2 से। 2 से भाग देंगे तो ये 2 से 2 खत्म, 2 से 7 बार भाग जाएगा, और 2 से 6 बार, बराबर से 0। मतलब इसमें भी 2 का भाग दे दिया, समान संख्या का भाग देना है दोनों पक्षों में, और 0 में भी 2 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अब देखिए कितना है, तो आप बोलेंगे कि 60 का और 1 का गुना किया तो कितना हो गया? 60, ठीक है। 1 का और 60 का गुना किया तो कितना आ गया? 60। क्यों किया भाई? इसके गुणांक का और अचर गुणांक का गुना करना, चिन्ह को छोड़ दो, चिन्ह को भूल जाओ अभी, ठीक है। 60 आ गया, 60 के गुणनखंड करो, टुकड़े करो भाई। 2 से भाग देंगे तो 30 बार, 2 से भाग देंगे तो 15 बार, 3 से भाग देंगे तो 5 बार। मतलब आप उसको 60 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, लिख सकते कि नहीं? अब इसके 2 भाग करो। देखिए, इसको और इसको साथ में रखा, और इसको और इसको साथ में रखा, कितना हो गया? 2 दूनी 4 और 3 5 तिया 15। दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर बीच वाली संख्या आ रही क्या? तो नहीं आ रही, नहीं आ रही, कोई टेंशन नहीं लेना है। आगे देखते हम, आगे देखते। मैं क्या करता हूं, इसको और इसको साथ में लेके देखता हूं, तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, दोनों को जोड़ने पर 16 हो रहा, घटाने पर 3 हो रहा, 4 हो रहा, बीच में है क्या? नहीं है, ये भी गड़बड़ हो गई, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे में दिक्कत हुई तो कोई समस्या नहीं है। और कुछ कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं, ये तीनों को एक साथ और इसको एक साथ रख के देखते। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 5, दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर 7 आ रहा क्या? हाँ, हो गया काम। 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7 आ रहा, तो काम हो गया आपका। देखिए मजेदार काम हुआ कि नहीं? कितना आसान काम है। x का वर्ग ऋण 60 बराबरी से 0, इसमें कोई परिवर्तन नहीं।
7 को क्या लिख सकते हैं, 12 और 5, 12x और 5x। आ गई बात समझ में? घटना चाहिए, यानी कि एक ऋण का चिन्ह आएगा, एक धन का चिन्ह आएगा, घटना चाहिए तब तो 12 और 5 को घटाएंगे तब तो 7 आएगा, तो घटना चाहिए। चलिए ठीक है, घटना चाहिए, घटा देते हैं। लेकिन ऋणात्मक चाहिए तो बड़ी संख्या के सामने ऋण लगाओ, छोटी संख्या के सामने धन लगाओ। देखिए ना, 5 में से 12 को घटाएंगे तो ऋण 7 आएगा, चिन्ह सहित आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर कि दोनों में से क्या एक जैसा है, तो आप बोलेंगे कि इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x को बाहर निकाल दिया तो 1 से ऋण 12 बच गया। ये दोनों में कौन एक जैसा है, तो 5 एक जैसा है, तो 1 से बच गया ऋण 5 का 5, 5 दूनी 10। देखिए दोनों जगह एक जैसा आया। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि 1 से ऋण 12 को बाहर निकालते हम, 1 से ऋण 12 को बाहर निकाला तो हमारे पास में क्या बचेगा, 1 से धन 5 बराबर से 0 बच गया। अब देखिए इसके बराबर इसे 0 या इसके बराबर से 0, हम बोलेंगे कि 1 से ऋण 12 बराबर इसे 0 या 1 धन 5 बराबर से 0। तो 1 का मान कितना होगा, ये उधर जाएगा तो 12, या 1 से बराबर से कितना हो जाएगा, ऋण 5। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि कोई लंबाई ऋणात्मक होती है क्या? तो कैसे हो सकती भाई, कभी हो ही नहीं सकती ऋणात्मक। हाँ, धनात्मक ही होगी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी कि कोई भी रेखाखंड की लंबाई ऋणात्मक कभी नहीं हो सकती है, इसलिए इसको छोड़ना पड़ेगा आपको। है, यहां पर हम बोल सकते हैं कि x नहीं हो सकता ऋण 5, संभव नहीं है क्या संभव? कारण देना है तो कारण दे दो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं भी देंगे तो चलेगा काम। ठीक है, तो एक, अतः 1 से बराबर से कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। देखिए 1 से किसको माना था अपने, आधार को, अर्थात आधार कितना हो जाएगा, बराबर से 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी थी, ऊंचाई, ऊंचाई कितनी थी, ऊंचाई बराबर से 1 से ऋण 7 थी। 1 का मान 12 है, ऋण 7 बराबर से कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। अतः उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। भाई ये आपने जो माना है ना, उसी में 1 का मान रखना है आपको, इतनी होगी, और यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो मैं एग्जिट कर रहा हूं क्लास को। ठीक है,